हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुमेश है और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अ, इस वीडियो में हम कोड फोर्सेस जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ये एक प्रॉब्लम उसे हम सॉल्व करेंगे। गोल इसको सॉल्व करने का ये है कि हम इंट्यूशन समझना चाहेंगे। काफ़ी लोगों को रिकर्शन में या डायनामिक प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करते वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इंट्यूशन समझ में नहीं आता कि हम लोग एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, उधर में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में। तो हम इजीली ब्रेक डाउन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम जो है ब्रूट फोर्स डीपी और डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली उससे टैग्ड है। तो देखते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग से लोग अक्सर सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट होगा प्रॉब्लम, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि Polycarp remembered the 2020th year and he is happy with the arrival of the new 2021th year. To remember such a wonderful moment, Polycarp wants to represent the number n as a sum of certain number of 2020 and a certain number of 2021. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दिया जा रहा है, तो अगर आप उसको x टाइम्स 2020 प्लस y टाइम्स 2021 में अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे यस आउटपुट कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल 4041, इसको आप अगर x का वैल्यू आप मान लीजिए 1 पकड़ लीजिए और y का वैल्यू भी 1 पकड़ लीजिए, तो एक बार अगर आप 2020 और एक ही बार 2021 को ऐड करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे। बट जैसे 8079 है, तो इसमें आप कितना भी बार 2020 और 2021 को ऐड कर लीजिए एक दूसरे से, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो आपको 8079 नहीं मिलेगा। तो जैसे अब यहाँ पे अगर आप एक देख रहे हैं कि अगर आपको 1 दिया हुआ है, तो 1 तो 2020 और 2021 से कम है, तो कभी भी उन दोनों को ऐड करने से या फिर खाली 2020 या 2021 को ले लेने से आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपको, जैसे ही आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले हमें जो टेस्ट केसेस हैं इनको इनपुट में लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम पहले हम टी टेस्ट केसेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है कि जो टी है वो 10⁴ है, इसीलिए हम उसको इंटीजर में ले सकते हैं। तो पहले इनपुट ले लिया हमने और उसके बाद लिखा है कि हर टेस्ट केस के अंदर में हमें एक इंटीजर इनपुट लेना पड़ेगा जो कि 10⁶ तक जा सकता है। तो इंटीजर के अंदर में 10⁸ तक आप ले सकते हैं वैल्यूज़, इसीलिए आप एन भी इंट कंसिडर कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लूप चला दीजिए ताकि आप हर एक टेस्ट केस के लिए इनपुट ले सकें और आप हर बार एक एन में इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और उसे इसके अंदर स्टोर कर ले रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मेरा जो नंबर n जो हमको मिला है वो एक वैलिड नंबर है या एक इनवैलिड नंबर है। तो चलिए इसको एक फंक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जो कि हमको एक बूलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। इस नंबर वैलिड करके एक फंक्शन लिख लेते हैं जो कि एक इंटीजर वैल्यू जैसे कि n जो हमने इनपुट लिया है वो हमको देगा। और यहाँ से ये फंक्शन बेसिकली हमें बता देगा कि ये नंबर वैलिड है या नहीं। अभी तक ये फंक्शन एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स मतलब अभी हमको मालूम नहीं है कैसे काम करता है, तो अभी इसको ब्लैक बॉक्स है, जादूगर वाला जो बॉक्स होता है बेसिकली वो कंसिडर करके रखिए आप। अब आप देखिए, अगर अगर मेरा जो इस नंबर वैलिड है उसमें मैं ये n डालता हूँ और वो ट्रू रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे यस प्रिंट कर दूंगा कि हाँ भाई मेरा नंबर तो वैलिड है। तो ये यस कर दीजिए यहाँ पे। और अगर वो नो रिटर्न, अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है बेसिकली, तो यहाँ पे नो रिटर्न कर दीजिए। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पे एन डेल क्यों लिख रहा हूँ।
खाली यस और नो भी तो लिख ही सकता था। लेकिन आप जब आउटपुट देखते हैं तो हर बार आउटपुट नया लाइन में प्रिंट हो रहा है, तो अगर आप ये चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका जब फाइनल सोल्यूशन आप सबमिट करने जाएंगे तो वहाँ पे वो एरर दे देगा। इसीलिए आपको एक नया लाइन हमेशा प्रिंट करना है हर एक टेस्ट केस में। हर एक टेस्ट केस में आप इनपुट ले रहे हैं एन वैल्यू का, और उसको फंक्शन में पास करके पूछ रहे हैं कि वो नंबर वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो यस, और वैलिड नहीं है तो नो प्रिंट कर देते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा सेटअप बेसिकली। अब यहाँ पे हम लिखने जाते हैं मेन जो लॉजिक है इस फंक्शन का। तो हमें तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर कोई भी नंबर 2020 से कम है, मान लीजिए कोई भी नंबर 2020 से कम है अगर, तो ऑब्वियसली हमको फॉल्स ही रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो 2020 से कम है वो 2020 और 2021 के किसी भी सम से बन ही नहीं सकता है ना। दूसरा, अगर हम देखें कि अगर जो ये नंबर है ये 2020 या फिर ये नंबर जो है 2021 है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं कि ये ट्रू है ना। अगर ये 2020 है या 2021 है तो इसका मतलब क्या है कि x, अगर 2020 है तो x का वैल्यू आप 1 पकड़ लीजिए, y का वैल्यू 0 पकड़ लीजिए, तो 1 इंटू 2020 प्लस 0 इंटू 2021, तो आपको मिल जाएगा 2020। तो सिमिलरली 2021 के केस में कि अगर नंबर खुद ही 2020 या खुद ही 2021 है तो वो नंबर ऑब्वियसली वैलिड है। बट अब मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया गया है जो कि डेफिनेटली 2021 से बड़ा होगा। अगर उससे छोटा होता तो वो ये बाकी के इफ एल्स इफ ब्लॉक में जो हम लोग लिख चुके हैं उसमें आ जाता। अब वो डेफिनेटली उससे बड़ा है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों को पता नहीं कि वो नंबर जो है वैलिड है या नहीं है, तो अब हम रिकर्शन का यूज़ करेंगे। रिकर्शन में कंफ्यूजन होता है कि समझ नहीं आता कि क्या लिखें, कहाँ पे वो एंड होगा कंडीशन, तो वो एंडिंग कंडीशंस हमने ऑलरेडी लिख दी है। हमें हमेशा पता है कि 2020 से अगर नंबर कम है तो फॉल्स रिटर्न करना है, 2020 या 2021 है तो हमेशा ट्रू रिटर्न करना है। बट अब अगर उससे ज़्यादा है तो हमने तो फंक्शन ऑलरेडी लिख ही दिया है कि नंबर कब वैलिड है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जो भी नंबर है वो 2020 और 2021 के एडिशन से ही बन सकता है। तो हम ये रिटर्न कर सकते हैं, मैं आपको लिख के समझाता हूँ कि मान लीजिए अभी जो मेरा नंबर है वो 2021 से भी डेफिनेटली बड़ा ही होगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे फंस जाता वो ऊपर के इन दोनों इफ एल्स स्टेटमेंट्स में। अब मुझे मुझे पता नहीं कि वो नंबर क्या है, बट मैं ये जानता हूँ कि अगर उस नंबर में से 2020 सब्ट्रैक्ट किया तो भी उसको वैलिड रहना चाहिए, है ना। क्योंकि हाँ, वो जो नंबर है वो खुद ही 2020 और 2021 के सम से बना हुआ है, तो अगर उसमें से एक बार 2020 हम निकाल देंगे तो भी उस नंबर को वैलिड रहना ही चाहिए। तो हम उस फंक्शन पे ही छोड़ देते हैं, इसी को रिकर्शन बोलते हैं कि हम उस फंक्शन पे ही छोड़ देते हैं कि फंक्शन ही भैया बताएगा हमको बाद में कि वो नंबर वैलिड है या नहीं है। तो हम उसमें से 2020 निकाल दिए और फिर भी उस नंबर को वैलिड होना चाहिए, तो फंक्शन अपने ही देखेगा। या फिर दो मान लीजिए वो 2020 से बना ही नहीं है, वो 2021 से बना हुआ है, तो अगर उसमें से हम 2021 निकाल देंगे तो भी उस नंबर को वैलिड होना चाहिए। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल, या तो आप नंबर में से 2021 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर 2020 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और उसके बाद जो दो चॉइसेस आपको मिलते हैं इससे, उन दोनों चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को एटलीस्ट वैलिड नंबर होना होगा। अगर वो दोनों ही चॉइसेस बेसिकली इनवैलिड हैं तो ये यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट है दिस और दिस, ये आपको फॉल्स दे देगा। दोनों में से एक भी अगर वैलिड हुआ रिकर्शन ट्री में तो वो आपको ट्रू दे देगा। तो अगर अब हम इस सॉल्यूशन को सबमिट करने जाते हैं बेसिकली, तो अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ट्राई किया हुआ है इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम हमको टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा। ये
लॉजिकली ये सोल्यूशन करेक्ट है कि रिकर्सिवली हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। और बट हमको ये टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा, क्योंकि रिकर्शन ट्री में मान लीजिए आपके पास में कोई जो नंबर्स हैं जो बार बार आप n यहाँ पे दे रहे हैं, आप एक बार एक बड़े n के लिए ये वैल्यू निकालेंगे तो रिकर्शन ट्री में सेम वैल्यूज बार बार कैलकुलेट होंगी। इस नंबर वैलिड जो है यहाँ पे जो नंबर हम पास कर रहे हैं, ये सेम नंबर के लिए कई बार कैलकुलेट हो जाएगा रिकर्शन ट्री में। तो इसलिए यहाँ पे हमको डायनामिक प्रोग्रामिंग का ज़रूरत है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया उसे हम कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं और उस रिजल्ट को डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बार बार ये कंप्यूटेशन करने के, क्योंकि ये कंप्यूटेशन महंगा पड़ता है। तो मान लीजिए एक ग्लोबल अरे रख लीजिए, जिसको हम लोग रिजल्ट बोल लेते हैं, जिसके अंदर में अब आप यहाँ पे दिया हुआ ही है कि एट मैक्स हमको n का वैल्यू जो है वो 10⁶ तक जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें पता है कि 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है वैल्यूज, तो हम लोग एक ज़्यादा लेके रखेंगे ताकि जो भी नंबर हमको मिलेगा, जो भी n का वैल्यू होगा, वो हम डायरेक्टली इस वेक्टर के अंदर में इंडेक्स कर सकें। नहीं तो आउट ऑफ बाउंड्स चले जाएंगे, क्योंकि अगर खाली 10⁶ तक यहाँ लिए और हम लोग सबको -1 करके रख दे रहे हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए n का वैल्यू 2020 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n 2020 है, तो इस वेक्टर में जो 2020 वाला इंडेक्स होगा वहां पे हम 1 बैठा देंगे, 1 या कि ट्रू बैठा देंगे, ताकि अगली बार जब हमसे कोई पूछे कि 2020 जब वैल्यू देता है इनपुट कोई, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, वो हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, और अगर कभी भी वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2020 से कम है जो वैल्यू है, तो उसको हम रिजल्ट के अंदर में स्टोर कर लेते हैं कि जो रिजल्ट n है उसको हम 0 बिठा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे हमेशा रिजल्ट ऑफ n को हम 0 बिठा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम अगर n जो है 2020 या 2021 है, तो जो रिजल्ट है, मतलब ये n जो है, जिसे हम हमेशा के लिए स्टोर कर ले रहे हैं बेसिकली रिजल्ट को, ताकि इसको दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े, इसको हम 1 बिठा देते हैं। ठीक है, और अगर ये कोई भी और नंबर है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट n जो है, अगर ये चीज़ ट्रू हुई तो इसका मतलब है वो नंबर वैलिड है, तो उस नंबर के लिए हम 1 स्टोर कर देंगे। और अगर वो इनवैलिड है तो उस नंबर के लिए हम 0 स्टोर कर देंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अगर रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास में, मान लीजिए हमारे को कोई नंबर दिया और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यू बेसिकली रिजल्ट ऑफ n, उसके अंदर में अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ऑलरेडी किसी ने किसी कारण से वो ऑलरेडी सेट हो चुका है 0 या 1 पे, इसका मतलब है उसका वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, तो हमें पूरा ये बाकी का जो कंप्यूटेशन पार्ट है इसके अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट ये रिटर्न कर सकते हैं। टाइप कास्ट करना बोलते हैं इसे, क्योंकि हम लोगों के एरे में यहाँ पे नंबर स्टोर किए हैं हमने, बट फंक्शन हमें बूल रिटर्न कर रहा है, बुलियन, तो यहाँ पे हम टाइप कास्ट कर रहे हैं वैल्यू को और इधर में ये रिटर्न कर देते हैं। और अगर वो वैल्यू नहीं है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे देखिए हर एक केस में उस वैल्यू को सेट कर रहे हैं और उसके बाद में रिटर्न मार देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न, यही सेम चीज़। चलिए,
अब ये सॉल्यूशन को हम सबमिट करने का कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला सबमिशन जो है वो वर्कआउट कर रहा है आपके लिए। फिर भी मैं, हाँ जी, आप चाहें तो ये जो रिटर्न है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं हर एक रिटर्न को, फॉर एग्जांपल, बट बात वही हो जाएगी। यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, बट बात एक ही है। इस सॉल्यूशन को आप जब सबमिट करेंगे तो ये सब सॉल्यूशन जो है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आप टाइम लिमिट एक्सीड नहीं कर रहे हैं। आप बार बार जो कंप्यूटेड रिजल्ट था उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसको एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे सबमिट में गए, सबमिट में मैंने सॉल्यूशन को पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि लोकल में अब मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं लोकल इनपुट और आउटपुट फाइल्स में वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट करके देख लेता हूँ।